अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। और आज का जो मेरा प्रोग्राम है, मेरे नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हैं और रेडियो आवाज़ FM 105 झंग पर सुन रहे हैं, उनके लिए कि ख़ास तौर पर अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो उनके लिए। और इसके लिए मैंने बुलाए हैं जनाब, हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद फ़रूक साहब, डायरेक्टर हैं RCC IB झंग के। और इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और आपको इनसे बिज़नेस के ट्रिप भी बताएंगे, इनसे पूछ के कि किस तरह एक बेहतरीन बिज़नेस किया जा सकता है लाइफ स्टॉक के हवाले से, यानी पैसा कैसे कमाया जा सकता है। और उसके अलावा एक इस प्रोग्राम में आपको एक बात और भी बताने जा रहे हैं हम कि बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि साहिवाल के गाय के हवाले से मेरे बहुत से प्रोग्राम आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि हमें ये बताया जाए कि इनकी नीलामी कब हो रही है। तो जनाब आज के इस प्रोग्राम में ये बताया जाएगा कि जंगीराबाद जो फार्म है साहिवाल गाय का, उसकी नीलामी कब हो रही है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और इनसे जानते हैं बिज़नेस के ट्रिप्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर पैसा इनके पास है लेकिन कारोबार नहीं मिलता, कोई ना कोई कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं इन्वेस्ट की जाए। तो मैं ये आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइफ स्टॉक के हवाले से जो बिज़नेस अगर किया जाए तो ये बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं इन्हें गाइड कीजिए। जी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अब इस वक्त जो हमारे एक गालब कल्चर जो है, हमारे जो देहात हैं उनमें जो लोग जानवर पाल रहे हैं, और अभी खैर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी हमारा जो गालिब कल्चर है ना, उसको हम कहेंगे कि मरबूत फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। यानी ये हमारा किसान जो है वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है जी। एग्रीकल्चर में वो खरीफ की फसलें भी बो रहा है, रबी की फसलें भी बो रहा है, चारा भी बो रहा है, साथ उसने लार्ज रूमिनेंट्स जिनको हम कहते हैं गाय भैंस वगैरह वो भी रखे हुए हैं, स्मॉल रूमिनेंट्स भेड़ बकरी वगैरह वो भी रखे हुए हैं, कुछ मुर्गियां भी रखी हुई हैं। यानी मिक्स हुआ पड़ा है कि किसी तरह सर्कल चल जाए, इंटीग्रेटेड है, मरबूत है। साथ में वो कोई मास्टर लगा हुआ है, किसी ने कोई किराने की दुकान डाली हुई है, किसी ने कोई आड़त डाली हुई है, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये इसको हम मरबूत निज़ाम कहते हैं या मरबूत फार्मिंग इसको हम कहते हैं, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कोई बंदा ना अकले कुल नहीं होता कि मेरी एक कैपेसिटी है, मैं लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे पास जानवरों के बारे में इल्म है, मेरे पास ज़राअत के बारे में इल्म नहीं है, या आप कह लें कि कोई मैथमेटिक्स का इल्म नहीं है, या स्टैटिस्टिक्स का इल्म नहीं है, या कोई मुझे इंसानी जो हेल्थ है इस हवाले से जानवरों के हवाले से तो देखें, एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है। तो जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन अक़वाम ने तरक्की की है, उन्होंने इस चीज़ पे सोचा कि कोई बंदा अकले कुल नहीं हो सकता। हर एक ने एक फील्ड अपना ना वो चूज़ किया कि मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है। अब वो सिर्फ उसके ज़राअत पे लगा, ज़राअत पे चला गया। हाँ, वो दूध वो ख़रीद के पीता है, वो सिर्फ ज़राअत करता है। उसने अपना सारा जो इल्म हासिल किया वो ज़राअत के बारे में इल्म हासिल किया, और उस इल्म को वो प्रैक्टिस में लाया, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वो परफेक्शन की हद तक गए, स्पेशलाइज फार्मिंग हो गई ना, वो इंटीग्रेटेड ना रही, अब स्पेशलाइज्ड हो गई कि मैंने एग्रीकल्चर करनी है तो एग्रीकल्चर ही करनी है और इसी से कमाना है, और उसने दूसरे कामों को नहीं छेड़ा। वो एक तो तवज्जो एक तरफ चली गई, जो मल्टीपल इधर हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे भी दिमागों में 20 काम चल रहे होते हैं, तो उसकी एक तवज्जो एक जगह पे मरकूज़ होगी, उसी पे उसने इल्म हासिल किया, उसी पे उसने तजर्बा हासिल किया, वही एक काम किया और अच्छे तरीके से किया। तो अब पाकिस्तान में भी कुछ ट्रेंड बन रहा है। अभी हम अगर लाइफस्टॉक फार्मिंग की तरफ आएँ तो लोग कुछ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग अब जैसे, लेकिन अभी वो कॉरपोरेट सेक्टर है, जैसे बड़े बड़े फार्म हैं, वो ना बड़े बिजनेसमैन ने काम किया। जैसे आपने पहले कहा कि लोग मिक्स कर देते हैं सारे काम, एग्रीकल्चर भी साथ, जानवर भी रखी बैठे हैं, वो तो सिर्फ अपना सर्कल चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बाकायदा बिजनेस नहीं, वो बिजनेस नहीं, वो सिर्फ अपना घर का सर्कल चला रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमें आज ये बताएं कि एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया है, तो अगर वो लाइफ स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करे तो किस तरह करनी चाहिए, किस जानवर पे करनी चाहिए, क्या उसे
बच्चों का कारोबार करना चाहिए, बच्चियों का करना चाहिए, ये इसमें थोड़ा एग्जैक्टली जो आपने बात की मैं वही उधर ही आ रहा था कि अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो हमें भी इस मरबूत निज़ाम को छोड़ के स्पेशलाइज्ड फार्मिंग पे आना चाहिए। और जो दोस्त एग्रीकल्चर की जाना चाहते हैं वो उधर चले जाएं, जो लाइफ स्टॉक की तरफ आना चाहते हैं उनके लिए हम हाजिर हैं हर तरह से उनकी खिदमत करने पे। तो एग्रीकल्चर जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ कट्टे बच्चे पालने हैं या कट्ठियाँ बच्चियाँ पालनी तो वो है, इस मामले तो उसमें हम कुछ इस तरह इसको कर लेते हैं, तरतीब दे लेते हैं कि एक डेयरी फार्मिंग है जी जी, और फिर जैसे आपने कहा कि कट्टे बच्चे फरबा करने हैं, ये एक दूसरी तरह की फार्मिंग आप इसको कह सकते हैं। फिर कटियाँ बच्चियाँ जो हैं उनको वैड़ या झोटी बनाना, फिर आगे गाय या भैंस बनाना, या मिल्किंग की स्टेज पे जाना है या नहीं जाना, या आपने सिर्फ प्रेग्नेंट करके बेच देना है, ठीक है ना जी। बच्चियाँ कटियाँ ली, उनको झोटी वैड़ी बना के प्रेग्नेंट करके प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तो बेच दिया, उसको आगे डेयरी पे आप नहीं ये भी एक कारोबार ये भी एक कारोबार है ना कि आप छोटी बच्ची लें और उसे करें। तो इसमें ये है कि आपको वो डेयरी वाली खेचल नहीं करनी पड़ती कि जी सुबह उठें चुवाई करवाएं, फिर उस दूध को मार्केट पहुंचाएं, फिर शाम की चुवाई करवाएं। तो आप सिर्फ इस हद तक रहेंगे कि कट्टी बच्ची ली, उनकी ग्रोथ करवाई और वो ग्रोथ के कुछ फैक्टर हैं वो आगे हम चल के उस पर बात करेंगे कि ये जो जानवर का बराबर होना होता है इसका तल्लक उससे वज़न के साथ होता है, उम्र के साथ नहीं होता। तो जितनी जल्दी आप उसको उस वज़न पे वेट पे ले आएंगे उतनी जल्दी बराबर हो जाएगा, बन जाएगा, गबन हो जाएगा, उसको आप बेच देंगे। तो ये एक तीसरी तरह की फार्मिंग होगी। अच्छा, हम फिलहाल अगर इसी पे बात करें कि एक बंदा ले लेता है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है कि वो छोटी बच्चियाँ ले लेता है और वो चाहता है कि जब ये प्रेग्नेंट हो उस वक्त मैं इन्हें सेल कर दूँ, बिल्कुल। तो इसमें कौन सी नस्ल का उसे कारोबार करना, मतलब साहिवाल का आप देखें ब्रीड का बड़ा मशहूर है, इसी तरह चोलिस्तानी है, धनी नस्ल की, तो यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करे अपनी जो ज़्यादा उसे फ़ायदेमंद, जो जल्दी उसका पैसा भी रिकवर हो और इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट भी आए। लेकिन ये मार्केटिंग जो है ना दैट इज़ ए सेपरेट सब्जेक्ट कि आपको किस तरह की मार्केट मिलती है या आप किस तरह की मार्केट ढूंढ लेते हैं। अगर आप कोई भी रख लें, अगर आप क्रॉस ब्रेड रखते हैं, मसलन आप F1 जिसको हम कहते हैं कि 50% वो देसी है और 50% वो वलायती है, तो उसको हम F1 कहते हैं, यानी मिक्स जिसको कहते हैं। तो उसका अगर आप उसको लेके पालते हैं तो उसकी मार्केट सरगोदा होगी या गुजरांवाला होगी, या इधर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उधर अच्छी मार्केट होगी, तो उसकी मार्केट आप वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप साहिवाल पालते हैं तो साहिवाल आपको ये सेंट्रल पंजाब में झांग, फैसलाबाद, खानेवाल, टोबा, इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा साहिवाल के हवाले से, भैंस तो पूरे पंजाब में ही आपको मार्केट मिल जाएगी। तो इसलिए मार्केटिंग जो है वो आपकी अपनी स्किल है, आपकी अपनी एफिशिएंसी है कि आप कितनी अच्छी मार्केट ढूंढ लेते हैं और उसको मंडियों में ले जाके, या जैसे अब आपके सोशल मीडिया आ गया है, इसको जो लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं। हाँ, ऐसे तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है, मार्केटिंग कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी तो, आप कोई भी रख लें जानवर, अगर आप रखना चाहें, चाहे वो मिक्स रखना चाहें या साहिवाल रखें, किसी भी नस्ल को, तो आपने तो देखना है कि मैंने इसका वेट बढ़ाना है और इसे उस स्टेज पे लेके जाना है जब प्रेग्नेंट हो, और उसके बाद आप उसे सेल कर अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारा जो इस वक्त मार्केटिंग सिस्टम चल रहा है ना, वो भी यही चल रहा है कि वो कहते हैं जी वक्दी विकदी है कि सोने से कोई 15-20 दिन या महीना पहले जो है ना वो एनिमल सेल होता है। ये एक मार्केट का ट्रेंड है। उस वक्त उसका मैक्सिमम रेट मिलता है। जब वो सू पड़ती है तो फिर उसका एक तो बच्चा बच्ची या कट्टा कट्टी की वजह से उसका रेट का फ़र्क पड़ जाता है, फिर उसकी प्रोडक्शन सामने आ जाती है तो वो कम ज़्यादा होने की वजह से उसका रेट कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वक्ती का ये होता है कि वो अभी कुछ पता नहीं होता कि कट्टा निकलना है, बच्चा निकलना है, कट्टी निकलनी है, बच्ची निकलनी है, दूध कितना देना है।
तो मार्केट का ट्रेंड यही है। यानी ये एक अच्छा कारोबार है अच्छा कि आप इस कारोबार। तरह इन्वेस्टमेंट हाँ, करेंगे बिल्कुल। तो आप इस चीज़ से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा अच्छा, ये होगी एक साइड। अब हाँ। आ जाते हैं हम इसकी तरफ कि कट्टे पालने के हवाले से लोग कारोबार हाँ जी, करते कट्टे हैं। बच्चे जो है हाँ, इनका क्या इनका भी यही है, वेट गेन करवाने वेट से? गेन। बस इसमें बस यही होता है कि जो आमतौर पे अब खैर कुर्बानी पे भी कुछ कट्टे होने लग गए हैं, लेकिन मोस्टली चूँकि बच्चे कुर्बानी पे होने होते हैं, तो बच्चों का टारगेट आप रखें कुर्बानी का, अच्छा। कि कुर्बानी पे आप उसको अच्छा रेट उसका ले लें। और जो कट्टा है उसको 4 महीने फरबा करें। अगर आप 100 केजी लाइव वेट 100 किलो ज़िंदा वज़न जो होता है ना, जो हम असेस करते हैं ना फार्मर या कसाई, वो असेस करते हैं कि इसका इसमें गोश्त कितना है। हम टेक्निकल लोग कहेंगे जी कि इसका ज़िंदा का वज़न 100 किलो है, वो कहेंगे जी इसका वज़न 50 किलो है, वो उसका गोश्त असेस कर रहे हैं। तो बेहतरीन ये होता है कि आप 100 केजी का लें ज़िंदा वज़न, और उसके ऊपर ना 120 दिन में 4 महीने में आप उसके ऊपर 100 केजी और वज़न चढ़ा दें। यानी उसको इतना 200 उसकी केजी खिदमत करें कि उसका वेट हाँ, बढ़े। बिल्कुल वही ये ना हो कि अगर भाई ऐसा नहीं करना भी 100 केजी का लेके 4 महीने में उसके ऊपर कोई बोरी रख देंगे। इसमें ऐसा विजिलेंट नहीं। होना पड़ेगा हाँ, आपको। आप अगर टाइम। बच्चे लेके या कट्टे लेके आए हैं ना, हाँ, आपको लाजमी एक कंडा लगा लेना चाहिए। कम से कम फोर्टनाइटली 15 दिन बाद आप उनका वज़न करें, ताकि वेट गेन हो रहा है हो कि रहा नहीं। है या नहीं हो रहा है। हम्म, पहले आप 15 दिन को ग्रेस पीरियड दे दें हम्म। कि पहले 15 दिन में अगर किसी ने कम बढ़ाया या ज़्यादा बढ़ाया कोई बात नहीं, अब वो एडजस्ट होने में भी टाइम एडजस्ट लगता होने है ना में उन्हें। टाइम लगता है। उससे अगले 15 दिन जो है ना, उसमें फिर जो 700-800 ग्राम डेली करे बस वो फिर वारा खाता है। जो 200-300-400 ग्राम करे ना, उसे फौरी फार्म से निकाल उसे फ़ौरन एंड सेल कसाई दे हाँ, वाले का। बिल्कुल वो खाएगा उनके बराबर, हाँ। वज़न उनसे आधा करेगा। अच्छा, तो हमारा 800 ग्राम का टारगेट होना चाहिए। वैसे कम ये से कम। 1 केजी भी कर जाते हैं। अच्छा। अगर हम खुराक आगे हम बात करेंगे खुराक की, तो अगर खुराक इनको मुनासिब मिल जाए ना, और ये वेदर का इफ़ेक्ट, मौसम का इफ़ेक्ट ना हो, हाँ, तो ये हो सकता कंफर्टेबल रहे, तो कट्टा तो 1 केजी, बच्चा भी 800-900 ग्राम आराम से कर जाता है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है प्रायोरिटी, कि जैसे उधर मैंने कहा ना कि वो आप क्रॉस ब्रेड बच्ची वैड़ी बना लें या देसी बना लें, इधर थोड़ा सा आ जाता है। इधर हमारी जो देसी नस्लें हैं ना कोहान वाली, उनका रेट अच्छा मिलता है कुर्बानी पे। और फिर साहिवाल का या दाजल का या जो यकरंगी हैं, हाँ, इनके रेट जो है ना वो और भी अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये बात तो है कि हाँ कुर्बानी जी। में जो जानवर तैयार होता है उसे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो खूबसूरत हो, और वेट तो ज़ाहिरी बात है सभी देख रहे होते हैं, लेकिन खूबसूरती पर ख़ास हाँ, फोकस है। उसकी एक अपनी प्राइस उसकी होती एक है। और खूबसूरती की प्राइस साहिवाल की जिस तरह आप कह सकते हैं जी, खूबसूरत होता है। बिल्कुल। कनी नस्ल पे हमने विज़िट किया हाँ कि जी। वो भी बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत है, हाँ, हाँ जी। और उसमें हमारी देसी नस्लों का नंबर ज़्यादा है। अच्छा, उससे ज़्यादा है उससे। वो अच्छी प्राइस फेच करती हैं, हम्म। उनकी कीमत अच्छी लग जाती है। अच्छा, एक और बात, अब अगर हमने ये कारोबार करना है कि हम जानवर रख की मिल्किंग के लिए रहे हैं हम, तो उस हवाले से आप क्या राय देंगे हमारे व्यूअर्स हम को? मिल्किंग जो है उसमें देखिए इनमें ये बेनिफिट है, आप कट्टे बच्चे फरबा करें या कट्टियाँ बच्चियाँ जो हैं उनको जोटियाँ बैड़ियाँ बना के बेचें, उसमें ये बेनिफिट है कि आपको ना ज़्यादा टेंशन नहीं है कि जी सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे दूध चोना शुरू करना है, 7 बजे मार्केट पहुंचाना है, फिर उनको चारा वंडा डालना है, फिर शाम की मिल्किंग का टाइम हो गया। तो डेयरी एक राउंड द क्लॉक जॉब है, इसमें ये टेंशन नहीं है। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न आपको, जैसे हमने कहा कि 4 महीने बाद कम से कम कट्टों का रिटर्न आएगा। जो बच्चे हैं उनका तो कहीं साल बाद जाके आएगा। अगर आप साल का बच्चा लेते हैं, साल पालते हैं, तो साल के बाद जाके उसका रिटर्न आएगा। और साल आपने इन्वेस्टमेंट भी उस पर करते रहना है। इन्वेस्टमेंट करते रहना है, आपने खर्चा करना है उस पर, आपके पैसे लग रहे हैं, पैसे लगने हैं, उतने जेब में होना जरूरी है। यानी जितने आपने लगाए हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पॉकेट में होंगे, तो फिर आप जाके बैकअप में होने चाहिए, बैकअप में होंगे। और मिल्किंग में ये डेयरी में ये फ़ायदा है कि आपको डेली का रिटर्न आ जाता है। हाँ, ये है ये है, लेकिन इसमें बहरहाल एफर्ट ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि इंसानी सर्जरी जो है ना, ये सबसे मुश्किल तरीन काम है दुनिया में, और उसके बाद दूसरा मुश्किल तरीन काम डेयरी फार्मिंग।
अच्छा, ये आपकी ज़ाती राय और तजुर्बा है कि डेयरी फार्मिंग एक मुश्किल काम है। मैं ज़ाहिर है गवर्नमेंट फार्म्स पे एक लंबा अरसा मैंने जॉब की है, तो हम गवर्नमेंट फार्म्स पे 2:30 बजे मिल्किंग शेड पे चले जाते थे, 2 बजे उठते थे। अच्छा। 2:30 बजे हम मिल्किंग शेड पे जाते थे, 6 बजे हमारी चुआई मुकम्मल होती थी। तो उसके बाद फिर वो नेस्ले के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उनके ट्रक आके वो ले जाते थे मिल्क 7 बजे तक। यानी ये एक टफ काम है, इस पे आपकी जॉब है और उसके लिए टीम भी बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, ईमानदार टीम का होना ज़रूरी है। आपका अपना बीच में होना लाइफस्टाइल किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफस्टाइल के लिए तो अज हद ज़रूरी है। आपने खुद मॉनिटर करना है, बैठना है वहाँ। अच्छा, मैंने देखे हैं कि कुछ फार्मर बड़े तेज़ हैं जी। मैं 1-2 फार्मर से मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा फार्म जी इस वक्त चनियोट में है, लेकिन हम आपको अभी दिखा सकते हैं। मैंने कहा जी दिखाएं, अभी कैसे दिखा सकते हैं? तो उन्होंने बाकायदा कैमरे लगवाए हुए थे। उन्होंने कहा ये देखें जी, हम मोबाइल पे बैठे और ये जो है ना आपको फार्म विज़िट कर रहे हैं। फार्म मुझे विज़िट करवाया उन्होंने मोबाइल पर, और वहीं बैठे अपने 2-3 मुलाजमों को कॉल भी कर दी कि ओए भाई यहाँ ये चीज़ काम है, चारा काम है, ये लाओ इसके आगे। तो मैंने कहा ये एक अच्छा जदीद तरीका है कि आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन जो मिल्किंग वाला काम है इस पे बहुत ज़्यादा नज़र की ज़रूरत है। ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें देखिए हमारे पास डॉक्टर अबुल हसन अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो उनका एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे सामने था। तो उस मॉडल में ये था कि वो एक तो उनकी रिहाइश फार्म के अंदर थी, दूसरा मैंने उनसे कुछ मेरा भी उसमें हिस्सा रहा है, कुछ मालूमात मेरे से भी वो लेते थे, मेरे से मुशावरत करते थे, उनकी मेहरबानी। तो उसमें फिर डिस्कशन भी हमारी होती थी। तो वो कहते थे कि एक टाइम की मिल्किंग और एक टाइम का खाना वाना बंडा शंडा वो मैं अपनी निगरानी में लाजमी करवाता, यानी खुद वहाँ बैठे। और मैंने अच्छा मेरी भी उनसे 1-2 दफ़ा जब मुलाकात हुई थी, तो आपने फार्म में पीछे बैठे होते थे, वहीं जो उन्होंने एक डिस्पेंसरी टाइप भी बनाई हुई है और वहीं बैठना डॉक्टर साहब ने, और रखा हुआ था। और डिजिटल सिस्टम बना के बैठे थे उस दौर में जब अभी सिस्टम इतना लॉन्च ही नहीं हुआ था एडवांस, तो वो कर रहे होते थे बैठे। अच्छा, जिन दोस्तों की ज़मीन मल्लुआना में थी या चुंड में थी या 10-15 किलोमीटर जंग से वे थी, उनको हमने फार्मिंग करवाई। वो पहुँचते थे 8 बजे, वो सारे ही फ्लॉप हो। अच्छा, लेबर के अपने भी जानवर होते हैं, वो चारा भी चोरी करती है, वंडा भी चोरी करती है, मुश्किल काम है। यानी उन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ आज डॉक्टर खालिद फ़ारूक साहब हैं, डायरेक्टर हैं RCC IB झंग के, और इनसे हम मुफीद मशवरे आपके लिए ले रहे हैं कि हमें ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग बेहतर है या फिर आप वैसे जानवर पाल कर उनकी ग्रोथ करवा के उन्हें सेल करते हैं। कट्टा फार्मिंग एक बड़ा मशहूर काम चलता रहा है, गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करती रही है। तो ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब से वापस आके पूछेंगे और आपको फिर बताएंगे कि जंगीराबाद में साहिवाल गाय की नीलामी कब हो रही है।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमने डिनर किया है डॉक्टर साहब के साथ बारा रेस्टोरेंट झंग पर। तो सबसे पहले तो अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि बारा रेस्टोरेंट का जो इन्वायरमेंट है वो इन्हें कैसा लग रहा है, और उसके अलावा इसका टेस्ट, इसकी सर्विस। जी डॉक्टर साहब। देखें जी, हमारा लाइफ स्टॉक में भी यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो होता है कि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने ये मिस्ट सिस्टम लगाया है। तो यही लाइफ स्टॉक में भी हम यही करते हैं कि टेम्परेचर को कूल डाउन के लिए हम इसी तरह मिस्ट सिस्टम लगाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि इससे जो एक तो ड्राइनेस वेदर की और सेकेंडली जो उसकी हीट है उसको कम करने में मदद मिलती है। तो व्हाट अ वंडरफुल एटमॉस्फेयर जहाँ बैठ के हमने ये खाना खाया है। तो एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो फिर बंदा वैसे ही बड़ा मूड बन जाता है उसका। तो खाने का जहाँ तक तलक है तो आई थिंक इट्स वंडरफुल इस लिहाज से कि बिल्कुल कोई ऐसे मसाले या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे खुद कुछ इश्यूज़ हैं तो मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। टेस्टी भी था और इस लिहाज से भी अच्छा था कि ये किसी लिहाज से मैदे के लिए या किसी ऐसा बंदा जो जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कोई हार्मफुल भी नहीं है। वरना आमतौर पे होटलों के खाने जो होते हैं वो सेहत के लिए इतने को मुफीद नहीं होते। लेकिन मैंने गौर किया है तो घी का इस्तेमाल और बाकी जो मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है दैट इज़ रियली फ्रेश और बना भी ज़बरदस्त हुआ था, बड़ा अच्छा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। था। जी डॉक्टर साहब से हम पूछ रहे थे अभी कि इसका जो टेस्ट है बारा रेस्टोरेंट का उसके हवाले से। जी नाज़रीन, तो आज फिर हम बताने जा रहे हैं वो तारीख जिस तारीख का आप सबको था इंतज़ार कि साहिवाल नस्ल की जो ब्रीड लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। और बड़ी हमें कॉलें आती हैं मेरे प्रोग्राम से बाद, लोग बड़ी दूर दूर से कॉल्स करते हैं कि आखिर सरकारी फार्म जंगीराबाद में नीलामी कब होनी है। तो ये बताएंगे हमें RCCBI झंग के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर खालिद फ़ारूक साहब कि ये क्या तरीक़ाकार क्या होगा और कितने जानवर इस दफ़ा सेल हो रहे हैं जंगीराबाद फार्म से। जी बिल्कुल, पहले आप जहांगीराबाद की नीलामी कवर कर चुके हैं। तो ये तो आपने प्रोसीजर पहले तकरीबन सबको हमने एक प्रोग्राम में भी बताया था। तो इस वक्त जो नीलामी हो रही है वो 7 तारीख को हो रही है। अगर कोई जानवर बच गए तो 14 जून, 7 जून, 14 जून, और अगर फिर भी कोई जानवर बच गया तो फिर 21 जून को। अच्छा, इसमें अब कैटेगरीज हैं उसकी? जी, इसमें ना 3 कैटेगरीज में नीलामी हो रही है। एक इसमें गायें हैं जो उमूमन अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं या किसी वजह से वो नीलाम हो रही हैं। दूसरी वो तकरीबन कुछ 36 या 38 के करीब, और 68 जो हैं वो वैड़ियाँ हैं। अच्छा, ये वैड़ियों के शौकीन हजरात। हाँ जी, 68 वैड़ियाँ हैं। जी बिल्कुल। और बाकी उसमें बछड़े हैं। तो लफ्ज़ नकारा हमें साथ लगाना पड़ता है क्योंकि उसके बगैर हम सेल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देती नकारा का लफ्ज़ ना लगाए। बुनियादी तौर पे वो जानवर नकारा नहीं होते, ठीक होते हैं। ठीक होते हैं। मैं इस तरह बताता हूँ कि जो बछड़े हैं उनमें तो नकारा होने वाली चीज़ कोई नहीं है। कैटेगरी आपको बता दी जाएगी पहले कि ये A कैटेगरी का बछड़ा है, ये B कैटेगरी का है, ये C कैटेगरी का है, ये D कैटेगरी का। जो सांड बनाना चाहें, सांड बैल मलाई कराने के लिए, नस्ल कशी के लिए, वो A और B कैटेगरी का बछड़ा ख़रीदें। अच्छा। और जिन्होंने फरबा करना है ईद के लिए या वैसे, वो C और D कैटेगरी का बछड़ा खरीदें। अच्छा, ये बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ जाके तो किस कैटेगरी को आपने किस मकसद के लिए ख़रीदना है, ये डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। A और B का रेट भी ज़्यादा होगा, C और D का रेट भी कम होगा। अच्छा। और वो इसीलिए होता है कि ज़ाहिर है सांड बैल की एक बड़ी पोजीशन हैसियत होती है, तो इसी लिहाज से उसका फिर रेट भी ज़्यादा रखा जाता है। अच्छा। तो इसलिए ये आपने फ़र्क मलूज़ खातर रखना है बछड़ों की ख़रीद में। अब जहाँ तक बछड़ियों का तल्लक है, चूँकि हमारे गवर्नमेंट फार्म्स पे बैल नहीं होते, सांड बैल नहीं होते, हम 100% मसनूई नस्ल कशी करते हैं। उसमें फिर कुछ बैड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो हीट नहीं शो करती। अच्छा।
बारावर नहीं होती बज़ाहिर, तो उनको फिर हम वेट करते हैं 4 साल की एज तक। अच्छा। कि अगर 4 साल तक वो हमारी मसनूई नस्ल कशी से बन जाए तो ठीक है, वरना फिर 4 साल की उम्र पे हम उन्हें फिर फ़रोख्त कर देते हैं। तो ऐसे हमारे ब्रीडर या किसान भाई जिनके पास अपना सांड बैल है मिलाई के लिए, कुदरती मिलाई के लिए, वो ये वैड़ियाँ ले लें। तो जब ये वैड़ियाँ किसी सांड बैल के करीब जाएंगी तो वो ये खुद ब खुद ये हीट में भी आ जाएंगी और वो सांड बैल इनको बना भी देगा। तो ये मसनूई नस्ल कशी से नहीं बनेंगी, ये कुदरती, लेकिन ठीक होंगी। आप ये जाके ठीक होंगी। जो लोग ख़रीदना चाहें, जहीराबाद फार्म सरकारी है, वहाँ जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि 7 जून, 14 जून और 21 जून इन 3 तारीखों पे आप लोग वहाँ जा सकते हैं और अपना बेहतरीन साहिवाल नस्ल के जानवर खरीदना चाहें। खालस साहिवाल 100% खालस, और ये गारंटी। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हमें 100% जो है ना खालिस जानवर चाहिए। मुझे आज भी कॉलें आ रही थी, साहिवाल से कॉल की, सियालकोट से कॉल आई एक दोस्त की, तो उसने कहा यार हर हाल मिलेंगी। मैंने कहा जी आप वहाँ पहुँच जाएँ जहीराबाद। जी। अच्छा, अब गायों की तरफ आते जी। तो गायों में एक तो ये मसला होता है कि बसा औकात कोई गाय फिसल जाती है, उसकी टांग टूट जाती है या कोई घुटना निकल जाता है, तो वो तो प्रॉब्लम है, वो तो उसको रखना तो मुश्किल है। उसको आप कसाई के पास जाने दें, वहाँ कसाई भी आए होंगे। हाँ, जो गायें जो अक्सर जो इशू आता है वो ये आता है कि थन का मसला होता है। किसी गाय का एक थन ख़राब होगा, किसी के 2 ख़राब होंगे, किसी के 3 ख़राब होंगे। जो शौकीन हज़रात होते हैं वो कहते हैं कि हम इससे एक बछड़ी ले लें, उसके बाद इसको सिर्फ नस्ल देख रहे होते हैं, नस्ल देख रहे हैं असल में। हाँ जी। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इधर हमारे शोरकोट में हमारे एक ब्रीडर हैं यही शाकर साहब, तो उन्होंने जहांगीराबाद से एक गाय ली जिसका एक थान ख़राब था। तो हमारा रेड गोल्ड क्लब आपको पता ही है, आप उसको कवर भी कर चुके हैं। तो मज़े की बात ये है कि उसने 3 थनों के साथ 22 लीटर दूध दे के रिकॉर्ड बना। ये यानी ऐसा हो सकता है, आप भी ने इतना नकारा भी नहीं, इतना नकारा नहीं होता है, पोटेंशियल होता है उसमें। अगर वो गब्बन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ला के उसको गब्बन कर लें। उसके नीचे 2 या 3 थनों में इतना दूध होगा कि वो अपना खर्चा खुद निकालती, वो आप पे बोझ नहीं होगी। तो आप उससे कोई बछड़ा बछड़ी लेके उसके बाद बेशक अगर बछड़ी आपको मिल जाती है तो उसको आप बेशक कसाईयों के पास जाने दें, उसकी निशानी बछड़ी की शक्ल में आपके पास आ जाएगी। तो बाकी एक रेट की लिमिट रख लें अपने ज़हन में कि इससे ज़्यादा में, मतलब ब्रीडिंग एनिमल है, अगर उसके 2 थन या 1 थन ख़राब है तो आप 1 लाख की लिमिट से ऊपर ना जाएं। डॉक्टर साहब मैं गल्ला ना दसो। खैर होते बड़े वहाँ पे आने चैंपियन आने हैं, वहाँ चैंपियन आने, और चैंपियन के पास काफी लोगों के पास पैसा भी बड़ा होता है, वो चाह रहे होते हैं कि दे दें, आप उन्हें पहले लिमिट बता दें। चलें जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें 12 रेस्टोरेंट छंग पर टाइम दिया। नाज़रीन, मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे ये मालूमात इस किस्म की शेयर करते रहें। डॉक्टर साहब को भी गाहे बगाए आपसे मुलाकात इनकी करवाता रहूँगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।